ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे एएसडी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऐसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन ब्रेन, यानी कि ब्रेन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से ये हो सकती है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन या डेवलपमेंटल प्रोसेस के दरमियान ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एएसडी होती है। एएसडी में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, दूसरों से बातचीत करने में, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाने में, उन्हें अपनी बात समझा पाने में हमें मसले होते हैं। इसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शन से हमें मसाइल होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं। और बिहेवियर जो एएसडी के पेशेंट्स का होता है वो या तो रिस्ट्रिक्टेड होता है या रिपीटेटिव होता है, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या बार बार रिपीट करेंगे एक ही बिहेवियर को। ये दोनों बिहेवियर्स एक साथ भी मौजूद हो सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी भी हो सकती है और उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो हमारे पास है ये ब्रेन में डिफरेंसेस की वजह से होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसकी वजह से सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन हमारा अफेक्ट होता है और हमारी पर्सनैलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हम रिपीटेटिव बिहेवियर्स शो करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्या है, DSM-5 में हमारे पास ऑटिज्म जो प्रोफेशनल्स डायग्नोज करते हैं वो दो एरियाज में करते हैं या दो बेसिक चीज़ें वो नोट करते हैं इसमें डायग्नोसिस के दरमियान। सबसे पहले ये कि सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, सोशल कम्युनिकेशन में कितने मसाइल हैं। और दूसरा एरिया जो देखा जाता है वो है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। सोशल कम्युनिकेशन में 3 सब डोमेन्स हैं जिन पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले सोशल रेसिप्रोसिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि हम सोशली किस किस्म की चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, किस किस्म के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, हम वर्बल बातचीत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दूसरों को अपनी बात समझा पा रहे हैं, वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और हम रिलेशनशिप्स मेंटेन रख सकते हैं, दूसरों की बातों के मतलब समझ सकते हैं कि नहीं। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पहला आ गया जो सोशल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आता है। सबसे पहले सोशल कम्युनिकेशन में इनका होना ज़रूरी है, इनमें से 2 का होना ज़रूरी है। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स का। इसमें फॉलोइंग चार में से 2 एविडेंसेस का या 2 सिम्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसिस्टेंट और सेमनेस या स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव बिहेवियर्स, यानी किसी एक चीज़ को, किसी एक बिहेवियर को पकड़ लिया और उसे बार बार रिपीट करना, जैसे कि हर वक्त अपने हाथों को हिलाते रहना, हर वक्त अपने पाँव को हिलाते रहना या हर वक्त पेन को डेस्क पे मारते रहना। इंसिस्टेंस और सेमनेस यानी एक दिन 2 घंटे हमने बैट बॉल के साथ खेला, ऑटिज्म के पेशेंट ने खेला, अगले दिन भी वही रूटीन, उससे अगले दिन भी वही रूटीन, तो ये सेमनेस। और उसके बाद हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्स्ड इंटरेस्ट, यानी उनके इंटरेस्ट फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते। अगर किसी टॉय के साथ उन्हें अफेक्शन हो गई है तो वो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी होती है या हाइपो सेंसिटिविटी होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, छोटी से छोटी बात को बहुत ज़्यादा फील करेंगी, या तो वो हाइपो सेंसिटिव होंगे, उन्हें आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आग लगी हुई है, जल रहे हैं, मर रहे हैं लोग, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास ये होता है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब डेवलपमेंट के दौरान होनी चाहिए, यानी डेवलपमेंट के दौरान ब्रेन में डिफरेंसेस की वजह से अगर ये सब प्रॉब्लम्स होंगी तभी हम इन्हें ऑटिज्म में कंसिडर करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम्स किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हैं तो हम उन्हें ऑटिज्म में कैलकुलेट या काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयर कॉज करें तभी हम इसे कर सकते हैं, एएसडी के तौर पे डायग्नोज कर सकते हैं, और कोई और मेडिकल कंडीशन इंटरफेयर ना कर रही हो या कोई और मेडिसिन ना ली जा रही हो, उसी सूरत में ये सिम्टम्स जब शो होंगे, यानी कि ना तो कोई और बीमारी हो, ना कोई और जहनी मसला हो, ना कोई और मेडिसिन ली जा रही हो, सिर्फ ऐसी ही सूरत में हम इन सारे सिम्टम्स को ऑटिज्म के सिम्टम्स कंसिडर करेंगे और ऑटिज्म डायग्नोज करेंगे। कॉजेज ऑफ एएसडी, एएसडी का कॉज तो अननोन है, लेकिन रिसर्च ने ये बताया कि 80% रिसर्च ये कहती हैं जेनेटिक फैक्टर भी एक कॉज हो सकता है। ये कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उस फैमिली में ज़्यादा चांसेस होंगे किसी और बच्चे में ऑटिज्म होना, या फिर ओल्ड पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऑटिज्म हो सकती है बच्चों में। इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं और ट्रॉमेटिक इवेंट,
यानी कि अगर कोई ऐसी बैड मेमोरी है जिसने आपके जहन पे या बच्चे के जहन पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट छोटी एज में बहुत बुरा असर डाला है, तो इसकी वजह से भी ASD के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑटिज्म, यानी वो फैक्टर्स जो ऑटिज्म के सिम्टम्स को मजीद सीवियर कर सकते हैं, मजीद बिगाड़ सकते हैं। वैक्सीन डैमेज, अगर कोई वैक्सीन है उसका हमारे ऊपर कोई रिएक्शन हो गया या किसी किस्म का कोई नेगेटिव रिएक्शन है, तो इस वजह से भी ऑटिज्म के सिम्टम्स मजीद बिगड़ सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी डाइट, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे हम तो भी ऑटिज्म के सिम्टम्स में मजीद इजाफा हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, फूड एलर्जीज की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर फैमिली में कोई ऑटिज्म का पेशेंट है तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि 5 में से किसी एक बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, चांसेस हैं। उसके बाद मैटरनल मेडिकल यूज़, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर्स कोई ऐसी मेडिकल यूजेज करते हैं जिसका कोई रिएक्शन हो गया है तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो सकता है, जिसकी वजह से ऑटिज्म के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और ऑटिज्म हो सकती है। डायग्नोजिंग सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, यानी ऑटिज्म के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होगा और रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, यानी कि बिहेवियर रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के सामने ही होगा, हर किसी से आप घुलो मिलोगे नहीं जो ऑटिज्म का पेशेंट है। लेकिन बिहेवियर रिपीटेटिव होगा, यानी कि बॉल से खेलना है, बार बार बॉल को मारना है, बार बार बॉल को मारना है, लिख रहे हैं, बार बार लाइंस ड्रॉ करनी है। इस किस्म का बिहेवियर पेरेंट्स जब डायग्नोज देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि ऑटिज्म के इसे भी ऑटिज्म का सिम्टम कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद फिर अर्ली स्क्रीनिंग और एवेल्युएशन होती है, उसमें ऐसे बच्चों का बिहेवियर जिनका बिहेवियर सस्पिशियस है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है या ऑटिज्म है, इनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से, सेम एज के नॉर्मल बच्चों से कंपेयर किया जाएगा। ऑटिज्म के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, लेकिन रेगुलर डेवलपमेंटल चेकअप्स किए जा सकते हैं कि किस तरीके से इनका माइंड डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है और मेंटल एबिलिटीज कितनी है, नॉर्मल बच्चों के बराबर की हैं कि नहीं है। जो डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन है या साइकेट्रिस्ट है वो भी चेकअप कर सकता है ताकि वो ये देख सके कि ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। ऑटिज्म सिम्टम क्वेश्चनर्स होते हैं जिसमें ये पता चलता है, ये क्वेश्चनर्स पेरेंट्स से किए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से है, बच्चे में ऑटिज्म के कितने सिम्टम्स मौजूद हैं। डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि बच्चे को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं कि नहीं है, वो सोशली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, इंटरेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। या फिर बच्चों के IQ टेस्ट लेके उन्हें बाकी उनके सेम एज ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाएगा कि इन बच्चों में उतना ही IQ है कि नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑटिज्म, फंक्शनैलिटी की बेस पे ऑटिज्म की 3 टाइप्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये ऐसे कहा जा सकता है 3 लेवल्स हैं ऑटिज्म के इंटेंसिटी के, यानी ऑटिज्म कितनी शदीद हो सकती है, कितनी सीवियर हो सकती है, इसके 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल में तो ऑटिज्म की माइल्ड फॉर्म होती है, इसमें थोड़ी सी अगर आप हेल्प करोगे तो बंदा अपना रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर छोड़ सकता है। इसमें क्या होता है कि सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में बंदे को मुश्किल आ रही होती है और उसका बिहेवियर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होता है, वो हट के रहता है दुनिया से। ये थोड़ा माइल्ड होता है, कम होता है, इससे हम थोड़ी सी मदद से बिहेवियरल थेरेपी से इसके सिम्टम्स कम कर सकते हैं। लेवल 2 थोड़ा सीवियर होता है, इसमें लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, वो ज़्यादा लोगों को देख के बातचीत नहीं कर पा रहे होते, उन्हें अपनी बात बताने में, बोलने में, बात करने में मसाइल हो रहे होते हैं। लेवल 3 बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, शदीद किस्म का है, इसमें सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, आपकी डिफरेंट एबिलिटीज़ अफेक्ट हो रही होती हैं, यानी आप बोल भी नहीं पा रहे होते हो, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो, आपका बिहेवियर रिपीटेटिव होता है, आप किसी एक चीज़ से इतना लगाव रखते हो कि आप उसे बार बार रिपीट करते हो, आपकी रूटीन जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आप खुद भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स तक से रिस्ट्रिक्टेड रहते हो। अब हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट सिंड्रोम्स इन ASD। ASD में डिफरेंट डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स को कंसिडर किया जाता है, उसकी टाइप्स कहा जा सकते हैं इन्हें, लेकिन टाइप्स हैं नहीं, मतलब इसी कैटेगरी में डिफरेंट डिजीजेज या डिसऑर्डर्स काउंट किए जाते हैं, जिनमें 4 हैं। एस्पर्गर्स सिंड्रोम, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम, केनेस डिसऑर्डर, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एस्पर्गर्स सिंड्रोम हमारे पास डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से लोग दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये अफेक्टेड होता है। डायग्नोसिस, इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन ये अपने सिम्टम्स से या फिर ये ऑब्जर्विंग से, मॉनिटरिंग से नोट की जा सकती है। छोटे से छोटे बच्चों में, 18 माह तक के बच्चों में भी हम एस्पर्गर सिंड्रोम के सिम्टम्स देख के डायग्नोज कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। और ये एसर्ट सिंड्रोम है जिसमें आप जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो या दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वो इफेक्टेड होता है, ये वो डिसेबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑफ एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम में जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसमें हमारी कौन सी एबिलिटी अफेक्टेड होती है, दूसरों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। तो इसके सिम्टम्स में आ जाएगा बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाना, हकलाना, अटक अटक के बोलना, लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड स्पीच यानी कि जो बात पहले हुई है आप उसको भूल जाओगे या आप वो याद नहीं रख पाओगे, डिलेड प्रोसेसिंग, आपकी प्रोसेसिंग स्लो होगी, आपका याद रखना स्लो होगा, आपकी लर्निंग स्लो होगी, आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे, आपका एक्टिविटी लेवल 0 होगा और आप दूसरों से इंटरेक्ट करने की जो आपकी डिजायर है वो आपके अंदर नहीं होगी, आप दूसरों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं समझ सकते, आपके अपने चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, आप खुद फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं शो करते हो। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी बंदे में होंगे तो उसको एस्पर्गर सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते, वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते और दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका इन सब डिजीजेस का या इन सब डिसऑर्डर्स का सेम है। डिफरेंट थेरेपीज की मदद से हम अपनी मर्जी का बिहेवियर या फिर ये इरिटेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर उनके लिए हार्मफुल है, उसे कम करवा सकते हैं और अपनी मर्जी के रीइंफोर्सेस इंट्रोड्यूस करवा के उनके बिहेवियर को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ कम होंगे लेकिन खत्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम और हेलर सिंड्रोम। इसे हेलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन में और सोशल फंक्शनिंग में, मोटर स्किल्स में। लैंग्वेज प्रोडक्शन में यानी कि आपकी बातचीत में, सोशल फंक्शनिंग यानी कि दूसरों से के साथ किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, और इसके साथ साथ मोटर स्किल्स यानी कि किस तरीके से आप मूव कर रहे हो। इसके काजेस अभी तक अननोन है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम के जो हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले मोटर स्किल्स नहीं होते। मोटर स्किल्स यानी कि मूव कर पाना, या फिर ऐसे कि आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं उनकी एबिलिटी कम होती है। जैसे कि अगर किसी नॉर्मल इंसान को सामने से हथौड़ी आती नजर आ रही है तो वो अपना हाथ एकदम पीछे कर लेगा, या कोई गर्म चीज़ लग रही है हाथ पीछे कर लेगा। लेकिन इनमें ऐसे प्रोसेसेस डिलेड होते हैं, देर से होते हैं। इनका ब्लडर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी बेड वेटिंग की बीमारी हो सकती है। ये यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते। रैपिड ड्रॉप और डिक्लाइन इन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोगों के दरमियान बैठ के अपनी बात नहीं बता पाते। लूजिंग प्लेइंग स्किल्स, इनकी बॉडी मूवमेंट स्लो होंगी, इसलिए इनमें खेलने कूदने के ज़्यादा स्किल्स मौजूद नहीं होते। इसके साथ साथ बाउल मूवमेंट पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि ये ना तो यूरिन कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही फीसेस। इसके साथ साथ नो लॉन्गर रिसेप्टिव टू लैंग्वेज स्किल्स, यानी लैंग्वेज स्किल्स भी इतने नहीं होते। ना तो इनकी लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी यानी कि ग्रामर वगैरह अच्छी होती है, और ना ही ये दूसरों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। इन सिम्टम्स को भी कम करने के लिए हम डिफरेंट एनवायरमेंटल बिहेवियर थेरेपीज यूज कर सकते हैं और मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स खत्म नहीं होंगे। केनर डिसऑर्डर, केनर डिसऑर्डर को क्लासिक चाइल्डहुड ऑटिज्म भी कहा जाता है। ये 1943 में डॉक्टर लियो केनर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व की थी, जब उन्होंने ये नोटिस किया है कि 11 बच्चों को ऐसी डिसेबिलिटी है या ऐसी डिसऑर्डर है जो आज से पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया। ये एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे बच्चों की कम्युनिकेट कर पाने की, सोशलाइज कर पाने की और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी अफेक्ट हो रही है। इससे उन्होंने अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म का नाम भी दिया है। केनर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं। इसमें आई कांटेक्ट और सोशल इंटरेक्शन को जो पेशेंट है वो अवॉइड करेगा, दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने में से मुश्किल होगी, दूसरों से बातचीत करने में मुश्किल होगी। इसके साथ ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन के साथ स्टिक होकर रह जाते हैं। वो अपनी रूटीन को से चेंज हो या उनकी रूटीन चेंज की जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उन्हें, वो हर बिहेवियर ना तो सीख सकते हैं, ना नए बिहेवियर्स अडॉप्ट कर पाते हैं, और ये कुछ चीज़ों से ऑब्सेस्ड होते हैं। यानी कि इनका कोई एक खिलौना है जिसके साथ इनका लगाव है तो उस खिलौने को ये ताउम्र इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ केनर डिसऑर्डर, यानी कि केनर डिसऑर्डर को ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है। केनर डिसऑर्डर को इसे भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता।
लेकिन डायग्नोस किस तरीके से करेंगे, इसके सिम्टम्स जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नोट करेगा, ऑब्जर्व करेगा किसी बच्चे में, तो ये डायग्नोज हो जाएगा। उसके बाद कैनर डिसऑर्डर जो है, इससे सोशल स्किल ट्रेनिंग थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज, स्पीच थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, इन सब से कोशिश की जाएगी कि उस बंदे को कम्युनिकेट करने की टेक्निक्स बताई जा सकें, सोशलाइज करवाया जा सके और उसके बिहेवियर में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकें। इससे सिम्टम्स सिर्फ कम होंगे, ख़त्म नहीं हो सकते। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स डिलेड होते हैं, ख़त्म नहीं होते, कम नहीं होते, लेकिन डिलेड होते हैं, यानी देर से होते हैं। ये डायग्नोज किया जा सकता है इन्फेंसी से लेकर 3 साल की उम्र तक, जब बच्चों में ये देखा जाए कि वो रिस्पॉन्स आहिस्ता देते हैं या कम देते हैं, देर से दे रहे हैं। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि डिलेड रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्स है या चाहे कम्युनिकेशनल रिस्पॉन्स है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये सिम्टम है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग में डिफिकल्टी होती है, यानी कि वो जुबान ना समझ पाते हैं ना इस्तेमाल कर पाते हैं। हिंदको है, उर्दू है, चाहे जो जुबान है, वो ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसके साथ वो आई कॉन्टैक्ट या दूसरों से रिलेट करना या दूसरों का सामना करना, इस सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो शायद रियलिटी में प्रेजेंट ही नहीं होती। डी रियलाइजेशन, और कुछ चीज़ों के साथ इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, खिलौनों के साथ या किसी एक चीज़ के साथ, जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकते। इसके जो रेगुलर एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सोशलाइज करने के सिखा सकते हैं तरीके, और कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, तो उससे जो हमारे पास परवेसिव डिसऑर्डर है इसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एज अ होल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो कि ब्रेन में डिफरेंसेस की वजह से आई है। लेकिन इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए या उनसे निजात पाने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स या ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेडिकेशंस। हम एंग्जाइटी कम करने के लिए एंटी एंग्जाइटी पिल्स ले सकते हैं, साइकोटिक्स ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं, ताकि हम उन सिम्टम्स को कम कर सकें, उनकी इंटेंसिटी कम कर सकें। बिहेवियरल और डेवलपमेंटल थ्योरी। बिहेवियरल और डेवलपमेंटल थेरेपी का क्या फ़ायदा होता है कि इससे हम रीइंफोर्सर्स इंट्रोड्यूस करवा के उनका वो बिहेवियर जो उनके लिए हार्मफुल है या वो बिहेवियर जो हम चाहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वर्बल बिहेवियरल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़, इनका मकसद क्या होता है कि जो उनके रिपीटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स हैं उनसे उनको कम करके, उनकी इंटेंसिटी को कम करके उन्हें यूज़फुल बिहेवियर सिखाना। इन सब थेरेपीज़ की मदद से हम उन्हें कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिससे वो अपनी कंडीशन के साथ कोप अप करने की कोशिश करेंगे और यूज़फुल बिहेवियर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कोपिंग एंड एक्सेप्टिंग, यानी कि सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाना है कि उनकी कंडीशन है क्या, उनकी कंडीशन में क्या क्या मसाइल हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या मसाइल हैं, और उसके बाद रीइंफोर्सर्स को यूज़ करके हम उन्हें सिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंडीशन के साथ कोप अप करना है, अपनी कंडीशन को हैंडल करना है।